हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कम्पिटेटिव लाइफ। फ्रेंड्स, हम लोग प्राचीन भारत की शुरुआत किए हुए हैं और आज हम लोग एक नए टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। ये चैप्टर है। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग पार्ट में विभाजित करके और इसका अध्ययन करेंगे ताकि अध्ययन इसका आसान हो सके। सबसे पहले पढ़ेंगे कि खोज, इसके खोज कैसी हुई सिंधु घाटी सभ्यता की, काल विभाजन, संस्थापक इसके कौन कौन थे, नामकरण इसका सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा, विस्तार इसके कहाँ कहाँ पर है, समकालीन सभ्यताएं इसके कौन कौन सी थी, सामाजिक व्यवस्था इसके क्या थे, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, तकनीकी विकास इसके क्या क्या थे, इसकी जो नगर योजना थी अपने आप में अद्वितीय थी, कैसे थी, मुख्य स्थल इससे कौन कौन से थे, पतन के कारण इससे क्या थे, क्या कैसे पतन हुई, और इसके अंतिम रूप से देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या थी। चलिए शुरू करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। बात 1826 की है, जब चार्ल्स मेसन नामक पुरातत्वविद ने हमें पहली बार इस टीले के बारे में विषय के बारे में जानकारी दी थी। फिर 1853 में इतिहासकार कनिंघम ने पुनः इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। तब बात 1856 की है, जब लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। तब पहली बार बर्टन बंधुओं नामक दो भाइयों ने इस सभ्यता के अवशेष के बारे में बताए थे। तब 1873 में कनिंघम ने दोबारा इस सभ्यता के विषय के बारे में जानकारी दी थी। और भारत में तब कह सकते हैं कि 1904 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व विभाग अर्थात इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई और 1921 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस सभ्यता की खोज की थी और 1921 में ही इस सभ्यता का पहला नगर हड़प्पा खोजा गया था। 1922 में राखल दास बनर्जी ने भी इस सभ्यता के दूसरे स्थल मोहनजोदड़ो की खोज की और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब काल विभाजन पर चर्चा करें हम तो काल विभाजन को देखेंगे कि काल विभाजन के दृष्टिकोण से इस सभ्यता को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। हालांकि इसको लेकर के इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है, लेकिन इसको हम चलिए देखते हैं। प्रथम काल, दूसरा काल और तीसरा काल। प्रथम काल को हम कह सकते हैं कि अपरिपक्व काल। इसका जो समय है 3500 बीसी से 2500 बीसी, इसे पूर्व हड़प्पा काल के भी नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत जो जगह खोजे गए, स्थल खोजे गए, कालीबंगा थे, राखीगढ़ी और बनवाली। दूसरा अगर हम चरण देखें तो इसको हम लोग परिपक्व काल के भी नाम से जानते हैं, हड़प्पा काल के भी नाम से जानते हैं और इसका जो समय है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी के आसपास का है। और इस चरण में जो स्थल खोजे गए वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा और चंदहुदड़ो। तीसरा अगर चरण की बात करें हम तो इसको हम लोग पतन के काल के नाम से जानते हैं और इसे हड़प्पा उत्तर के काल के नाम से जानते हैं। समय देखा जाए तो 1750 बीसी से 1200 बीसी। और इस समय जो स्थल खोजे गए थे उहुलास, भगवानपुर, रोजदी, आलमगीरपुर और रंगपुर इत्यादि। चलिए अगर इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझें तो इसको हम कह सकते हैं कि पूर्व हड़प्पा काल, एक आपको आर्क के माध्यम से समझाने की हम कोशिश किए हुए हैं।
दूसरा है आपको जो इसका मध्यकाल कह सकते हैं, या फिर हड़प्पा काल के भी नाम से जान सकते हैं, या इसको परिपक्व काल के भी नाम से जान सकते हैं। और जो तीसरा है वो है आपका हड़प्पोत्तर काल, अर्थात इसका जो समय है आपको 1750 से 1200 BC। चलिए अब इसके हम संस्थापक पर विचार करते हैं। तो संस्थापक पर देखेंगे कि इस बहुत सारे संस्थापक के बारे में जो है अलग अलग किताबों में चर्चा की गई है, मगर मगर मानव कंकालों की प्राप्ति और इसके अध्ययन के अनुसार देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। पहला भूमध्य सागरीय, दूसरा मंगोलायड, तीसरा ऑस्ट्रेलाइड और चौथा अल्पाइन। लेकिन इतिहासकारों का अधिकतर ये मानना है कि इसके जो संस्थापक थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के उपजाति द्रविड़ जाति के लोग थे। तो इसी से क्वेश्चन जो है बनेगा कि संस्थापक कौन थे, तो आप यहाँ से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामकरण अगर देखा जाए तो नामकरण में भी हम लोग अलग अलग प्रकार के नामकरण देखेंगे। सबसे पहले 3 नामकरणों से इसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि सिंधु नदी घाटी से ही प्राप्त अधिकतर स्थल थे, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। दूसरा हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, और मेलुहा जो है हमें मेसोपोटामिया से अधिकतर स्रोत प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका हम लोग सभ्यता का नाम मेलुहा नाम जानते हैं। चलिए आगे हम देखें तो इसके विस्तार पर चर्चा कर लेते हैं। तो विस्तार इसका जो है भारत में सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद पाकिस्तान में देखेंगे, उसके बाद अफगानिस्तान में देखेंगे। लगभग 3 ही देशों में इसका विस्तार देखा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर भारत में हम तो भारत में मांडा जो जम्मू एंड कश्मीर के आसपास का क्षेत्र है, जगपति जोशी इसके उत्खननकर्ता थे। पंजाब अर्थात रोपड़ सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा थे। हरियाणा राखीगढ़ी, इसको हम लोग सबको आगे भी पढ़ेंगे, तो इस पर अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, आगे भी इसको बढ़िया से आप लोग समझ सकते हैं। और हरियाणा राखीगढ़ी, फिर हरियाणा बनवाली, और फिर हरियाणा में भगवानपुर, ये तीनों लगभग जो है वो घग्गर के आसपास का क्षेत्र है, घग्गर नदी किनारे। और मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, यज्ञदत्त शर्मा। यूपी हुलास यमुना नदी किनारे। और फिर आगे हम लोग आते हैं गुजरात जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक स्थल यहीं से खोजे गए। और देख सकते हैं आप रंगपुर, लोथल, रोजदी, प्रयास पाटन, ये प्रयास पाटन जो है ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। और देसलपुर, धौलावीरा और सुरकोत्ता। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो राजस्थान में एक स्थान है आपका जो है आपको कालीबंगा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास का क्षेत्र है। और महाराष्ट्र यानी दैमाबाद। अगर पाकिस्तान का क्षेत्र देखें तो हड़प्पा हो गया, माउंट गोमरी जिला पश्चिमी पंजाब के आसपास का क्षेत्र है, रावी नदी किनारे। इस माउंट गोमरी जिला को हम लोग साहिवाल जिला के भी नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो, लड़काना जिला, कोटजी, आमरी और चंदहुद्रो, ये तीनों सिंध प्रांत का क्षेत्र है, और तीनों का तीनों सिंध नदी के किनारे का क्षेत्र है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में हम देखेंगे कि मुंडीगाक और सोर्तघई, ये 2 क्षेत्र हैं जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। अगर इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है, और लगभग में हम इतना कह सकते हैं 12,99,600। और इस क्षेत्रफल का अगर हम देखा जाए, इसका क्षेत्रफल कितना था अगर देखा जाए तो परसेंटेज में, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% था, और इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार था। चलिए अब इसका हम लोग डायग्राम के रूप में देख सकते हैं कि उत्तर में जम्मू कश्मीर मंडा क्षेत्र है, पूरब में आलमगीरपुर हिंडा नदी किनारे, और दक्षिण में दैमाबाद परवरा नदी किनारे, और पश्चिम में सुतका केंडोर बलूचिस्तान दास नदी किनारे।
समकालीन अगर सभ्यता देखा जाए तो इसका समकालीन सभ्यता कौन कौन थी, तो लगभग 3 सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि दजला फरात नदी के आसपास का क्षेत्र था। संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता के भी नाम से इसे जाना जाता है और इसे सुमेरियन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। और इसकी वर्तमान अगर स्थिति देखा जाए तो वो इराक में है, चूँकि इस सभ्यता इस जगह से सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार होता था। दूसरा देखा जाए तो मिस्र की सभ्यता है जो कि नील नदी के किनारे थी। और तीसरा देखा जाए तो चीन की सभ्यता हवांगहो नदी के किनारे स्थित थी। तो ये 3 समकालीन सभ्यता के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो सामाजिक व्यवस्था, तो सिंधु घाटी का जो समाज था वो सामान्यतः 6 वर्गों में विभाजित था। पहला पुरोहित वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारिक वर्ग, चौथा किसान वर्ग, पांचवा कुम्हार वर्ग और छठा श्रमिक वर्ग। ऐसा प्रतीत होता है ये देखने से कि यह जो विभाजन था वो कर्म पर आधारित था, लेकिन समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी वो सम्मानजनक थी और समाज का स्वरूप जो था वो मात्र सत्तात्मक था। मनोरंजन के साधन में देखा जाए तो इस सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते थे जुआ खेलना, इसको पासा खेलना भी कह सकते हैं आप, शतरंज खेलना, नृत्य करना और शिकार करना, पशुओं की लड़ाई इत्यादि देखना। लेकिन अगर शतरंज की बात किया जाए तो शतरंज का जो आविष्कार था वो भारत में ही हुआ था। और फिर इस सभ्यता का अगर हम लोग संस्कार देखें तो इसमें अंतिम संस्कार की अगर बात करें तो इसमें लगभग 3 मुख्यतः अंतिम संस्कार की चर्चा की गई है। कौन कौन था, तो हम देख सकते हैं इसमें आपको पूर्ण समाधिकरण जिसको दफनाना कहते हैं, दाह संस्कार, शव को जलाना, सबसे ज़्यादा प्रचलित यही विधि थी। और आंशिक समाधिकरण अर्थात पहले शरीर को वनों में रख देना ताकि जीव जंतु शरीर का भक्षण, मृत शरीर का भक्षण कर सकें और बचे हुए शरीर को दफना देना। तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं। फिर अगर लिपि की हम बात करें तो लिपि में हम देखेंगे कि इसकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जिसका अर्थ है कि इसमें अक्षर न होकर के प्रतीक या चिन्ह हुआ करते थे। सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें 250 से 400 अक्षर नहीं है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर चित्र या लिपि थी। और यहाँ ये जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और ये अपठनीय थी, इसे आज तक कभी भी पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन अगर बात करें तो इस लिपि में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया प्रतीक जो था वो क्या था, तो मछली का प्रतीक है। धौलावीरा से एक 10 प्रतीकों वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है, धौला कह सकते हैं। और आगे अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊनी और सूती वस्त्र दोनों प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। आगे अगर हम देखें तो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो भेड़ के अवशेष प्राप्त हुआ है। और कपास का उत्पादन तो संसार में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया था। इस सभ्यता के लोग उच्च नगरीय जीवन यापन करते थे। हम कह सकते हैं कि इसकी उस समय सबसे ज़्यादा जो उच्च नगरीय जीवन यापन था उस संसार में सबसे ज़्यादा जो है वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही किया करते थे। आगे अगर हम देखें तो राजनीतिक व्यवस्था है, तो राजनीतिक व्यवस्था में हम देख सकते हैं कि इसमें तो बहुत सारा मतभेद है, परंतु इतिहासकारों का एक बात यह है कि यहाँ कोई ना कोई केंद्रीय सत्ता अवश्य रही होगी, लेकिन इस केंद्रीय कौन सा सत्ता रही होगी इसका स्पष्ट साक्ष्य कोई प्राप्त नहीं होता है। अगर आगे हम देखें तो अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी पर पुरोहित वर्ग का शासन था, लेकिन इसी में एक इतिहासकार है पिग्गट जो कहते हैं कि इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी, पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। अगर राजनीतिक व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करें तो ये अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था के बारे में विशेष संदर्भ दिया हुआ है। डी कौशाम्बी और पिग्गट कहते हैं कि पुरोहित वर्ग का शासन था, रामशरण शर्मा कहते हैं कि व्यापारिक वर्ग का शासन था, मैके के अनुसार प्रतिनिधि शासक था और हंटर के अनुसार जनतंत्रात्मक। आर्थिक व्यवस्था देखा जाए तो आर्थिक व्यवस्था में आपको कृषि, व्यापार, पशुपालन,
ये 3 मुख्य स्तंभ थे। अब कृषि क्यों था, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। चूँकि ये सभ्यता जो थी, ये अधिकांशतः का जो सभ्यता थी, इसकी मुख्य व्यवसाय कृषि थी। इसलिए की थी क्योंकि यह सभ्यता जो है नदी के किनारे बसी हुई थी, अतः वहाँ की भूमि उपजाऊ रही होगी, अतः वहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन रहा होगा। अतः ये लोग अधिक से अधिक फसल उपजाया करते थे, और इस फसल में सबसे ज़्यादा जो है आपको अगर देखा जाए तो उपजाते थे जौ, गेहूँ, कपास, चावल, तरबूज, नील, ज्वार, सरसों एवं रागी इत्यादि। तो अगर हम बात करें आगे कि कपास का उत्पादन संसार में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया था। चूँकि ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नदी किनारे अधिकांशतः रहते थे, अतः वहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता था। अब हम बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग गन्ने से परिचित नहीं थे, लेकिन मिठास के लिए ये लोग शहद का उपयोग किया करते थे। नील के उत्पादन के साक्ष्य हमें गुजरात के स्थल रोजदी से प्राप्त हुए हैं, और सिंचाई के लिए बांध और सिंचाई के लिए बांध और सिंचाई व्यवस्था के लिए धौलावीरा से नहर इत्यादि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आगे देखें तो संसार में मनुष्य के द्वारा पहला किया गया अनाज जौ था, ये आप लोग जानते भी होंगे। फिर आगे हम देखते हैं तो विश्व में कपास का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है, और कपास की खेती का सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में हुई, इसलिए इसे यूनानी लोग सिंडन के नाम से जानते हैं। व्यापार देखें तो यहाँ पर आपको व्यापार आपका सिंधु घाटी सभ्यता का द्वितीय मुख्य व्यवसाय था। यहाँ व्यापार 2 प्रकार से होता था। एक पहला आपका बाह्य व्यापार, इसमें अन्य देशों के साथ होने का प्रमाण मिलता है, जैसे मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक। दूसरा आंतरिक व्यापार देखें तो आंतरिक व्यापार इस सभ्यता के आंतरिक स्थलों से, जैसे गुजरात, राजस्थान, गुजरात, सिंध, दक्षिण भारत, बलूचिस्तान इत्यादि से होता था। अब इसमें हम देखते हैं कि आयात और निर्यात का क्या प्रभाव था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयात यानी कि बाहर से कौन कौन चीज़ हम लोग मंगाते थे, वो आपका टीन हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, शीशा हो गया, लावजर्द हो गया, ये तमाम देशों से ये मंगाया जाता था। निर्यात में कौन कौन चीज़ हम भेजते थे बाहर, तो पहला नील हो गया, शीशा हो गया, कपास हो गया, ऊन हो गया, बर्तन इत्यादि हो गए। अब इसमें हम देखेंगे कि व्यापार जो है वो आपको जल और थल दोनों से होता था। मेसोपोटामिया से जल एवं थल दोनों से व्यापार होने के प्रमाण या साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बंदरगाहों के भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे लोथल, सुरकुर्दा, सुतका गेंडोर इत्यादि। मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच 2 प्रमुख केंद्र थे। दिलमुन, जिसको बहरीन आज के डेट में कहते हैं, मकरान, जिसको आपको बलूचिस्तान का क्षेत्र था। अगर हम देखें तो व्यापार में बार्टर सिस्टम अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धातु के सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे, वे पहिया से परिचित थे। पहिया से परिचित होने का मतलब कि बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का इत्यादि का इस्तेमाल करते थे, और मोहनजोदड़ो से मिट्टी व कांसे की 2 पहियों वाली खिलौने गाड़ी का प्रमाण मिले हुए हैं। फिर आते हैं हम लोग पशुपालन में। तो पशुपालन में देखेंगे हम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये लगभग तीसरा प्रमुख व्यवसाय था। ये लोग पशु पालते थे, ऊँट, सुअर, भैंस, बिल्ली, भेड़, हाथी, कुबड़ वाला बैल इत्यादि, परंतु घोड़े और शेर से पालन नहीं करते थे, यानी परिचित नहीं थे। घोड़े के साक्ष्य, लेकिन कह सकते हैं घोड़े के साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल, सुरकोता और मोहन जैसे क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु एक सींग वाला बैल अर्थात यूनिकॉर्न था, जबकि सबसे पवित्र पशु अगर कहा जाए तो कुबड़ वाला बैल, इसकी पूजा भी हुआ करती थी। लोथल के लोग हाथी पालते थे, जबकि कालीबंगा से हमें ऊंट की अस्थियां
प्राप्त हुई हैं। मनुष्य के द्वारा सबसे पहला बनाया गया जो जानवर था वो कुत्ता था, लेकिन कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का प्रयोग करते थे, लेकिन ये लोग युद्ध प्रिय कम लेकिन शांति प्रिय अधिक हुआ करते थे। बात करें धार्मिक व्यवस्था की, तो धार्मिक व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे कि ईश्वर की प्रकृतिवादी अवधारणा और व्यक्तिवादी और अवधारणा पर आधारित है यहाँ का धर्म। ईश्वर के विषय में तीन प्रमुख अवधारणाएं हैं: ईश्वर की प्रकृतिवादी अवधारणा, व्यक्तिवादी अवधारणा और अव्यक्तिवादी अवधारणा। अब चलिए इसको हम लोग डिटेल्स पढ़ लेते हैं कि ईश्वर की प्रकृतिवादी अवधारणा क्या है। कह सकते हैं कि ईश्वर की अस्तित्व आपको ईश्वर की प्रकृतिवादी अवधारणा में क्या हम लोग पढ़ेंगे कि ईश्वर का एक प्रमुख अवधारणा है और ईश्वर की प्रकृति के तत्वों के रूप में जिसका पूजा होता हो उसी को हम लोग ईश्वर के प्रकृतिवादी अवधारणा के नाम से जानते हैं। और ईश्वर के प्रकृति के तत्वों क्या क्या मतलब है, क्या अर्थ है, तो सूर्य की पूजा, नदियों की पूजा, वृक्षों की पूजा इत्यादि। यहाँ से क्वेश्चन भी बने हुए हैं, इसका ध्यान रखिएगा। फिर व्यक्तिवादी अवधारणा, व्यक्ति के रूप में पूजा की जाएगी, जैसे भगवान श्री कृष्ण, राम, श्री कृष्ण, माता देवी इत्यादि की पूजा। आगे हम देखेंगे कि अव्यक्तिवादी अवधारणा क्या है, तो इसके अंतर्गत हम लोग ईश्वर को निर्गुण, निराकार एवं निर्विशेष मानकर उनकी पूजा करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इस अवधारणा के जो समर्थक थे वो गुरु नानक थे, शंकराचार्य, कबीरदास, महर्षि दयानंद सरस्वती इत्यादि। अब हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी पूजा किसी से करते थे। सबसे ज़्यादा पूजा करते थे पीपल के पेड़ के। मातृ देवी, ये नारी देवियों में सर्वाधिक पूजनीय थी। कुबड़ वाला बैल जिसको नंदी बैल भी कहा जाता है, शिवलिंग, पशुपति शिव और लिंग एवं योनि की। सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी मंदिर का साक्ष्य होने का प्रमाण नहीं मिला है। आगे देखें तो मोहनजोदड़ो से केवल एक स्तूप और साक्ष्य प्राप्त हुआ है जो कनिष्क के काल का बताया गया है। और आगे अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के से हमें सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक की उपासना की जाती थी। मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति शिव की एक प्रतिमा की सील प्राप्त हुई है। ये पशुपति शिव एक सील पर योगी की मुद्रा में निम्न सिंहासन पर विराजमान है। इस पशुपति के 3 सिंह हैं, बाएं ओर गेंडे एवं भैंसे की आकृति, दाईं ओर बाघ और ये बाघ है दोस्तों, और बाघ और हाथी की आकृति, पैरों के पास 2 हिरण स्थित हैं। और आगे देखें तो इसे जॉन मर्सल ने आदि शिव बताया हुआ है। बात करें अगर हम तो मोहनजोदड़ो से ही हमें एक दाढ़ी वाले पुरोहित की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अब तकनीकी विकास देखें हम तो तकनीकी विकास में हम देखेंगे कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो आपको मृदभांड का प्रयोग करते थे। मृदभांड का मतलब क्या है कि मिट्टी से बना हुआ बर्तन था। ये 2 प्रकार का हुआ करता था, साधारण मृदभांड लाल रंग के हुआ करते थे और रंगीन मृदभांड लाल एवं काले रंग के हुआ करते थे। अगर बात करें हम तो इस मृदभांड पे आपको वृक्ष, मनुष्य, वृत्त इत्यादि और कई प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां भी बनी हुई थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें हम तो यहाँ के जो लोग थे वो सोना, चांदी, तांबा, कांसा से परिचित थे और लोग कांसे का निर्माण भी करते थे। कांसा का जो निर्माण है वो तांबा और टिन को मिला करके होता है। बात करें हम तो पहले इसका जो रेशियो हुआ करता था वो 85:15 का हुआ करता था, लेकिन वर्तमान की बात करें तो 88:12 का हुआ करता है, यानी कि निर्माण होता है। सबसे ज़्यादा कांसा का निर्माण हुआ, इसलिए इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। माप तौल की बात करें अगर हम तो अगला टॉपिक माप तौल का है। तो माप तौल अगर बात करें तो यहाँ के लोग माप तौल की इकाई से परिचित थे,
जैसे लोथल के लोग जो थे वो लोथल के लोग से माप तौल के बाट प्राप्त हुए हैं, और इस बाटों का आकार वृत्ताकार, बेलनाकार, घनाकार, शंक्वाकार, वर्गाकार इत्यादि हुआ करते थे। लोथल से ही हमें हाथी के दांत का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ है। कह सकते हैं कि इस पैमाने की इकाई 2, 4, 8, 16, 32 के रेशियो में हुआ करती थी। और मोहन और जो आपकी मोहरें थी वो सेल खड़ी सेब की बनी हुई थी। आगे हम देखें तो वर्गाकार मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी, और मोहरे पर सबसे ज़्यादा बैल की आकृतियाँ खुदी हुई थी। गणित की अगर बात करें, गणित के ज्ञान की बात करें, तो गणित के ज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ के लोग को गणित के अंकों एवं ज्यामितीय का भी ज्ञान था, परंतु यहाँ के लोग के शून्य का ज्ञान नहीं था। स्मारक की बात करें तो यहाँ के लोग स्मारक में वास्तुकला के विशेष ज्ञान रखते थे, क्योंकि यहाँ के लोग की जो नगर का विकास था, भवनों का निर्माण था, ये इसके बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम बात करें मूर्तियाँ की, तो यहाँ की जो मूर्तियाँ थीं वो इसको हम लोग मिट्टी की मूर्ति अधिकांशतः लोग यूज करते थे, जिसको हम लोग पकी हुई मिट्टी से बनी हुई थी, और इसको हम लोग टेराकोटा के नाम से जानते थे। ये मूर्तियाँ लगभग खिलौने, देवी देवताओं की मूर्ति आकृति, नर एवं नारी की आकृति, पशुओं जैसे कुत्ते, भेड़, बैल इत्यादि बंदर की आकृति होती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की सर्वोत्तम कला कह सकते हैं हम कि सील या मोहरे थी। सभ्यता से खुदाई के दौरान 2000 से ज़्यादा सीलें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 500 से भी ज़्यादा सीलें केवल और केवल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। ये सीलें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार, शंक्वाकार, घनाकार इत्यादि होती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीलें प्राप्त हुई हैं वो वर्गाकार हुई हैं। कह सकते हैं कि ये सीलें सिलखड़ी, तांबे या कांस की बनी होती थी। तांबे से बनी सीलें लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुई हैं, और मोहरों पर निम्न आकृतियाँ बनी होती थी। अगर हम बात करें तो मोहरों पर निम्न आकृतियाँ बनी हुई थी, जैसे एक सींग वाला बैल, हाथी, चीता, बकरी, बैल इत्यादि। अब सील क्या होता है, तो एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है और आकृति की बना हुआ एक ऐसा संरचना होती है जिस पर लिपि के साथ साथ एक पशु की आकृति भी पाई जाती है। बात करें कि अधिकतर या आपको जो सीलें थी वो देवी देवता की आकृतियाँ और लिपि में लेखन मिलता था। पशुपति शिव की आकृति वाली सील सबसे महत्वपूर्ण थी। इन सीलों का आकार सामान्यतः 2 से 2.5 सेंटीमीटर का होता था, और हड़प्पा सभ्यता की सीलें हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी प्राप्त हुई है। नगर योजना पर बात करें अगर हम, तो यहाँ की जो नगर योजना थी वो समकालीन संसार की अद्वितीय थी। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो प्रत्येक नगर था वो एक चार दीवारी से घिरा हुआ था, और प्रत्येक नगर दो भागों में बटा हुआ था। जो आपका पूर्वी भाग था उसको निम्न वर्ग कहा करते थे हम लोग, और इसे पूर्वी टीला भी कहा जाता था। पश्चिमी भाग इसमें जिसको हम लोग इसमें उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और यह दुर्गीकृत भाग भी था। अब देखा जाए तो प्रत्येक नगर या अधिकांश नगरें जो थी वो सड़कें समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड पद्धति कहा गया है। मकानों का जो आकार था वो आयताकार होता था। ये ईंटें पक्की से बने होते थे, और ईंटों का जो आकार था वो 4:2:1 का होता था। अर्थात इससे यह ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के निवासियों को गणित का भी ज्ञान था। नगर में सामान्यतः घरों के एवं के दरवाजे सड़कों के पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अपवाद लोथल था जिसमें घरों के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। आगे देखें अगर हम, तो सामान्यतः कह रहा है कि सामान्यतः नगर दो भागों में वर्गीकृत थे, परंतु धौला बीरा एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में वर्गीकृत था, लोअर, मिडिल और अपर। जल निकासी पद्धति।
अगर इसकी हम बात करें तो ये अपने आप में अद्वितीय थी। क्यों? क्योंकि जल निकासी पद्धति भूमिगत हुआ होती थी और पक्की नालियों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें नल निकास प्रणाली के विशेष साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पेयजल के निदान हेतु घरों के बाहर कुएं होते थे। ऐसे कुएं के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा इत्यादि नगरों से प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि कालीबंगा से हर घर के बाहर एक कुआं होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सामान्यतः कह सकते हैं कि मकान पक्की ईंटों से बने होते थे, लेकिन कालीबंगा एक ऐसा स्थान था जिसकी मकान कच्ची ईंटों से प्राप्त यानी बने हुए थे। सभ्यता में प्रथा प्रथा वेश्यावृत्ति की प्रचलन था। अब इसका मुख्य स्थल के बारे में देखेंगे, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। तो मुख्य स्थल अगर देखा जाए तो हड़प्पा, कुछ जो मेन मुख्य स्थल है उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, चंद्रद्रो इत्यादि। और हड़प्पा के बारे में देखेंगे तो हड़प्पा में से सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन आता है आपको RH-37 कब्रिस्तान से। फिर गदहा की हड्डी प्राप्त हुई थी, मजदूरों के आवास प्राप्त हुए थे, 12 अनागार इत्यादि। आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो आपका साक्ष्य है ये हड़प्पा के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें अगर हम, तो यह सबसे बड़ा नगर था, विशाल स्नानागार था, दाढ़ी वाले पुरोहित की प्राप्त हुई है। और नगार था, सबसे बड़ी ये इमारत थी। और ये इसका जो भाषा मोहनजोदड़ो है ये सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों की टीला। 1980 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की इसमें शामिल है। बाकी ये चीज आप लोग को पढ़े हुए हैं। कालीबंगा अगर हम देखें तो कालीबंगा से प्राप्त जो हुआ है वो हुआ है जोते हुए खेत का साक्ष्य। उत्खनन इसका 1953 में हुआ था। उत्खनन करता जो थे वो बीपी लाल और बीके थापर, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फिर इसके बाद कह सकते हैं कि अग्निकुंड यानी हवन कुंड होने का साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऊँट की अस्थियाँ, एक साथ दो फसल उगाने के प्रमाण, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसको देख लीजिएगा। अगर लोथल देखें तो लोथल से हम देखेंगे कि उत्खननकर्ता आपको रंगनाथ राव थे और 1955 और 1962 के आसपास का ये उत्खनन क्षेत्र है। भारत का प्राचीनतम बंदरगाह था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अग्निकुंड यहाँ पर था। चावल के दाने के प्रथम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। मनके बनाने के कारखाना प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन युगल सावधान से आता है। गोदीवाड़ा यहाँ पर था, अर्थात डॉकयार्ड या जहाज़ों का शरण स्थल। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुए हैं, देख सकते हैं आप, इत्यादि। धौलावीरा अगर हम देखें तो धौलावीरा से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो आपको एक 10 प्रतीकों वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है। बांध सिंचाई के साधन, और इसका उत्खननकर्ता जो थे वो रविंद्र सिंह बिष्ट थे। 1990 के आसपास का ये उत्खनन क्षेत्र है। फिर अगर चंद्रहुद्रो को बात करें हम तो चंद्रहुद्रो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि श्रृंगार बॉक्स, यानी कि जितने श्रृंगार संबंधित तत्व हैं सबसे अधिक यहीं से खोजे गए थे। यह एक औद्योगिक शहर था या क्षेत्र था। उत्खननकर्ता जो थे गोपाल मजूमदार थे। 1931 के आसपास का उत्खनन क्षेत्र है। रंगपुर देखा जाए तो उत्खननकर्ता रंगनाथ राव और 1953-54। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि धान के भूसी होने का छात्र साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो रंगपुर से मिला हुआ है। रोपण देखें तो रोपण से हमको सबसे ज़्यादा साक्ष्य क्या मिला हुआ है, तो कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। और बनवाली से देखा जाए तो पकी हुई मिट्टी के हल का साक्ष्य बनवाली से प्राप्त हुआ है। अब देखा जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन का काल, यानी कि पतन इसका कैसे हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो है ये आपको प्रभावकारी बनेगा मेंस में, जब मेंस लिखने को आएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग पीटी के हिसाब से ही देखेंगे। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के पतन को लेकर के इतिहासकार और बहुत सारा अलग अलग मत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मत है जो प्रभावशाली है वो है आपका बाढ़ से रिलेटेड। जॉन मार्शल के और एस आर राव के नेतृत्व में कहा गया है
कि ये संभवतः सबसे ज़्यादा प्रभावकारी कारण बने हैं। बाकी इसको भी आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सिंधु घाटी की जो विशेषताएं थी वो क्या क्या थी, तो नगरीय व्यवस्था को हम लोग पढ़े ही हैं, कांस्ययुगीन व्यवस्था, मात्र सत्तात्मक समाज था, व्यवस्थित कृषि एवं व्यापार था, सुव्यवस्थित नगर योजना थी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का साधन था, अद्वितीय व्यवस्था थी। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। हम प्रयास किए हैं कि इसमें लूसेंट और आपको अलग अलग प्रकार के जितने भी कंटेंट हैं उसमें सबको इंक्लूड किए हैं। अपना ज़रूर इस पर विचार रखिएगा और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।